These are live pictures coming to you from Amethi of the Big Bang BJP rally in Rahul Gandhi's constituency in the closing stage of campaigning for 8th phase of elections. Narendra Modi in Rahul Gandhi's home turf with BJP candidate Smriti Irani, who's challenging Rahul Gandhi this time for the Lok Sabha election. BJP's Prime Ministerial candidate has just reached the rally venue. He will be speaking shortly. Remember, campaigning draws to a close at 5 this evening. So before that, Narendra Modi will be addressing people of Amethi for this rally. We are yet to gauge the exact turnout for BJP's big rally, the big push that is coming in for its candidate Smriti Irani, with its Prime Ministerial candidate Narendra Modi himself choosing to campaign for her, and in a sense also breaking all unwritten codes, the ethics, so to speak, of Indian politics, taking on the leader in his home turf. National leaders so far have avoided campaigning in each other's home turf, but this time around Narendra Modi challenging Rahul Gandhi on his home turf, holding this big rally for BJP candidate Smriti Irani. From Amethi, apart from Rahul Gandhi, who's the incumbent, it's BJP Smriti Irani and Aam Aadmi Party's Kumar Vishwas who are in the fray. पूरे हिंदुस्तान की नजर गई है आज के इस कार्यक्रम पर। भारत की जनता उत्सुकता के साथ इंतजार कर रही है कि अमेठी में भारत के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी क्या कहेंगे। विकास का, सुशासन का, भारत के प्रति क्या संभावनाएं हैं, उसे अपने मार्गदर्शन में दर्शाएंगे। लेकिन इन 25 दिनों के प्रचार में गांव-गांव, गली-गली जो आवाज अमेठी में गूंजी है, आज वही आवाज पूरा भारत भी सुने। इस मंच से, इस मैदान से हम कहें कि अमेठी है तैयार अब की बार। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, भारत के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, मंचस्थ जिन्होंने एक माह मेरा इस संघर्ष में साथ दिया, नेतृत्व किया, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जिला अध्यक्ष दयाशंकर जी, तेजवान दादा जन्ना प्रसाद जी, मंचस्थ दल बहादुर कोरी जी, रामलखन पासी जी, महेंद्र सिंह जी, रश्मि सिंह जी, मंचासीन सुधा यादव, सुधा मलैया जी, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर विराजमान समस्त सम्मानित प्रतिनिधि पदाधिकारी, और आज इस विशाल जनसमूह में, कण कण में मोदी में हुए हमारे कार्यकर्ताओं को इस मंच से मैं प्रणाम करती हूँ। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। ये चुनाव अमेठी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि लोगों को ये कहीं न कहीं शक था, संदेह था कि ये गांधी परिवार का गढ़ है। जब प्रत्याशी के रूप में मेरी घोषणा हुई, तब कुछ पत्रकारों ने मुझसे कहा कि आपने राहुल को ललकारा है। मैंने कहा नहीं भैया, अमेठी की जनता ने हमें पुकारा है। और आज जो जन सैलाब यहाँ उपस्थित है, वो सत्ता के मोह में यहाँ विराजित नहीं है। आज जो जन सैलाब यहाँ उपस्थित है, वो मात्र एक मंशा के साथ यहाँ आया है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में विकास की गंगा किस प्रकार से बहाएंगे, किस प्रकार से हर नौजवान, हर बेटी, हर परिवार का वो सपना पूरा कर पाएंगे। आज उसी का साक्षात अमेठी के नौजवान, अमेठी की जनता दर्शन करने आए। मुझे आज भी याद है कि जब प्रचार की शुरुआत हुई तो कई लोगों ने हम पर कटाक्ष किया। जब प्रचार की शुरुआत हुई तो कई लोगों ने हमसे कहा कि ये गांधी परिवार का गढ़ है तो स्वर्ग से कम ना होगा।
लेकिन आज मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि भैया स्वर्ग में गड्ढे नहीं होते। आज मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि स्वर्ग में बिजली नहीं जाती। लेकिन बार बार कांग्रेस पार्टी से अमेठी की जनता के दिल में उत्पन्न हुए विकास के प्रश्नों का जब जब मैंने सार्वजनिक स्तर पर उद्बोधन किया, उल्लेख किया, तो सवाल के एवज में आज तक जवाब नहीं मिला। इसलिए आज इस मंच से अमेठी पूछे एक सवाल कि वर्षों से इस जनता को रिश्तों के बोझ के तले दबाकर वोट लिया गया, लेकिन इस परिवार को कभी भी वो लोग जो सपना दिखाते रहे, इस परिवार के लिए कभी भी उस विकास के सपने को साकार न कर सके। बार बार एक एक विधानसभा का प्रश्न पूछा हमने। आज सुबह जायज के कुछ प्रतिनिधि हमारे, ये वो लोग हैं जिनकी 16 साल की बेटियों पर कांग्रेस के विधायक ने, कांग्रेस के नेताओं ने एफआईआर मात्र इसलिए दर्ज करवाई है क्योंकि उन बेटियों ने राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन करने की जुर्रत की है। इन परिवारों ने हमसे कहा कि चाहे वो जायज हो या जगदीशपुर, हमारी बेटियों को गोडाउन में पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। आज अमेठी की जनता पूछे ये सवाल कि देश भर में महिला सशक्तिकरण पर भाषण करने वाले वो सांसद क्यों अमेठी की धरती पर बेटियों को शिक्षा का साधन नहीं दे पाते हैं। वो नेता जो देश भर में महिला सशक्तिकरण पर भाषण देते हैं, वो क्यों अमेठी में बेटियों के लिए डिग्री सरकारी कॉलेज नहीं खोलते हैं। आज कुछ ऐसे सज्जन भी यहाँ उपस्थित हैं जो अपनी मन की पीड़ा को सार्वजनिक तौर पर व्यक्त नहीं करते हैं। हलियापुर क्षेत्र से राजेंद्र सिंह जी आए हैं, जिनके घर 2 दिन पहले ही कांग्रेस की नेत्री जाकर आई हैं। ये वो सज्जन हैं जिन्होंने अपने बेटे को 2006 में कारगिल के बटालिक क्षेत्र में खोया। ये वो सज्जन है जिससे कहा गया कि अगर बेटे की शहीदी के लिए आपको कुछ चाहिए तो जाइए राहुल गांधी के दिल्ली के दरबार में शीश झुकाइए। इस व्यक्ति को कहा गया कि 2-2 लोगों का टिकट, 2-2 लोगों का साधन, 2-2 लोगों के भोजन का आप प्रबंध कीजिए दिल्ली में। ये वो पिता है जिन्होंने खुद वर्दी पहन के एक वक्त भारत माँ के चरणों में शीश झुकाकर सेवा की है। ये व्यक्ति क्योंकि आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहे थे, ये दिल्ली के 2-2 बार चक्कर लगाकर आए, लेकिन ना राहुल गांधी मिले, ना उन्हें वो वेतन, वो पेंशन, वो सहारा मिला, ना गैस की वो एजेंसी मिली, ना पेट्रोल पंप मिला जिसका सपना दिखाकर दलाल ने दिल्ली ले गए थे। आज अमेठी में ऐसे किसान भी मिलने आए जिनसे तेजवान दादा ने पूछा कि आज तुम आकर प्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी को देखने वाले हो, कभी राहुल गांधी को देखा? कभी राहुल गांधी ने आकर तुम्हारी पीठ थपथपाई? तो किसान ने कहा क्या मजाक करते हो दादा, पीठ तो नहीं थपथपाई, लेकिन खाद की लाइन में जब किसान खड़ा था तो पुलिस से लाठी चार्ज करवा के पीठ लाल करवाने का काम जरूर किया। लेकिन जब जब हमने विकास से संबंधित इन प्रश्नों को किया, तब तब कांग्रेस पार्टी ने कटाक्ष के सिवा कुछ नहीं किया। एक नेत्री ने तो यहाँ तक बोल डाला कि अगर राजनीति करनी है तो दरिया दिल होना चाहिए इंसान। आज मैं कांग्रेस के नेता से पूछती हूँ, क्या महिला का रात को मुंह छिपाकर स्वाद के लिए घर से बाहर जाना ये दरिया दिली का प्रतीक है? क्या एक शहीद के पिता के लिए तरसना ये दरिया दिली का प्रतीक है? क्या खाद के लिए किसान का डंडे खाना ये दरिया दिली का प्रतीक है? अगर नहीं तो आज अमेठी की जनता से कहना चाहती हूँ कि त्यागो उस राजनीति को जिसने रिश्तों का सौदा किया लेकिन इस परिवार को कभी कुछ नहीं दिया। 7 मई को घर के बाहर आओ, कमर का बटन दबाओ और अपने भाग्य को एक बार फिर उज्जवल बनाओ। आज मैं अपने भाषण को सूक्ष्म इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि कार्यकर्ताओं का निवेदन ये था कि हम नरेंद्र भाई का मार्गदर्शन प्राप्त करें।
ये वो कार्यकर्ता है जिन्होंने वर्षों से राष्ट्रीय यज्ञ में बिना मांगे आहुति दी, बिना मांगे बलिदान दिया। बलिदान की गाथा को मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। भादर ब्लॉक के हमारे मंडल अध्यक्ष के दामाद का देहांत हुआ। 26 साल का वो नौजवान जब धरती पर पड़ा था, तब वो परिवार अस्पताल में फोन कर रहा था और परिवार से कहा गया कि एम्बुलेंस को चलाने के लिए वाहन चालक नहीं, अस्पताल में स्वीपर है लेकिन डॉक्टर नहीं। वो कार्यकर्ता आज इस भीड़ में खड़ा है, नरेंद्र भाई। उस कार्यकर्ता ने अपने दामाद की अंत्येष्टि की और वो तुरंत काम पर लग गए। उसकी 24 साल की बेटी को जब मैंने गले लगाया तो उसकी बेटी ने मात्र इतना कहा कि मेरा सुहाग उजड़ा क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर नहीं था। नरेंद्र भाई को मात्र इतना कहिए कि किसी और बेटी का सुहाग ना उजड़े, जल्दी से प्रधानमंत्री बनिए। लेकिन ये भी सत्य है कि एक तरफ हमारे कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और दूसरी ओर कांग्रेस के अन्य दलों के कुछ नेता हैं जो रात के अंधेरे में आकर कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि संभल कर चलना, ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। कुछ कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं ये संकेत दिया जा रहा है कि ज्यादा दोष मत दिखाओ, 7 मई के बाद तो स्मृति दीदी चली जाएंगी, तुम्हें अकेला छोड़ जाएंगी। जो लोग हमारे कार्यकर्ता और समर्थक को डरा रहे हैं, उनसे आज मैं डंके की चोट पर कहना चाहती हूँ कि छेड़ेंगे नहीं तुम्हें, लेकिन अगर हमारे कार्यकर्ता और समर्थक का एक भी बाल बाका हुआ तो छठी का दूध याद दिलाने की ताकत इस गठन में है। आज कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ कि आप जिस प्रकार से यहाँ जोश और उम्मीद के साथ इस मैदान में उपस्थित है, ये इस बात का संकेत है कि देश में जो परिवर्तन की लहर चल पड़ी है, वही परिवर्तन अब अमेठी भी चाहता है। हर गली, हर गांव, हर नुक्कड़ से अमेठी का नौजवान कहता है कि जगदीशपुर ने ख्याति इसलिए पाई क्योंकि 2-2 बार फैक्ट्री का शिलान्यास होता है, लेकिन फैक्ट्री खुलकर नौजवान को नौकरी नहीं मिलती है। सलोन का नौजवान कहता है कि मुझे अगर अपने सपने साकार भी करने हो तो सलोन से अमेठी कोई ट्रेन नहीं जाती, ऊंचाहार तक जाने वाली ट्रेन का सपना तो आज भी दादाजी बैठकर देखते हैं। और जब इन नौजवानों का जुलूस निकलता है गली गली, तब घर के वरिष्ठ भी आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हमने पीढ़ियां बिता दी एक परिवार के समर्थन करते करते, लेकिन इस बार हमने ठानी है कि उन लोगों को बतलाना है जो संसद में कभी न बोले, न सड़क पर जिन्होंने आंदोलन किया। इस बार अमेठी है तैयार, अब की बार। तो इस भावना के साथ कि भारत के भावी प्रधानमंत्री, जिन्हें अमेठी का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी हुआ है, अमेठी की पीड़ा को जिन्होंने स्वयं समझा भी है, उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करके आज इस मैदान से विजय घोष होगा, आज इस मैदान से जय घोष होगा, आज इस मैदान से हर वो कार्यकर्ता घर को जाएगा, एक ही मूल मंत्र दोहराएगा, अमेठी है तैयार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय स्मृति जी। और दोस्तों, जिस पल की प्रतीक्षा में आप बहुत दूर से यात्रा करके घंटों से यहाँ पर विराजमान हैं, मैं All right, we just go back to live pictures coming in from Amethi. Narendra Modi, BJP's prime ministerial candidate there, rising up now to make a speech. मोदी जी की राह निहार रहा, देश की खुशहाली समृद्धि का मौसम है मोदी जी। भारत के कोने कोने से बस यही आवाज उठी, अब भारत की जनता के दिल के पीएम है मोदी जी। भारत माता की।
भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी, जिला अध्यक्ष श्रीमान दयाशंकर जी यादव, पूर्व विधायक आदरणीय तेजपाल सिंह जी, श्री जमुना प्रसाद मिश्र जी, श्री राम लखन पासी जी, श्री दल बहादुर कोरी जी, श्री महेंद्र सिंह जी, श्री लक्ष्मी सिंह जी, श्री प्रदीप सिंह जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेरी छोटी बहन स्मृति ईरानी जी, और इस चुनाव में पड़ोस में प्रतापगढ़ के प्रत्याशी कुमार हरिवंश सिंह जी। बताइए दोस्तों, क्या सुनाए? भाइयों बहनों, चुनाव के कई चरण पूरे हो चुके हैं और मुझे देश भर में जाने का सौभाग्य मिला है। देश की जनता के रूबरू में जाकर के आशीर्वाद लेने का मैंने प्रामाणिक प्रयास किया है। भाइयों बहनों, चुनाव तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ये चुनाव सभी पॉलिटिकल पंडितों के हिसाब किताब को गलत सिद्ध करने वाला है। क्योंकि पॉलिटिकल पंडित एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके आधा % इधर और आधा % इधर इसी की चर्चा में लगे हैं। लेकिन देश की जनता का मिजाज क्या है, देश का मन क्या है, ये अगर समझना है तो जरा गौरीगंज आकर के नजारा देख लीजिए। ये जनसभा देख लीजिए, ये लोगों का मिजाज देख लीजिए। भाइयों बहनों, अब तक भाइयों जो मतदान हुआ है, उस मतदान में एक बात ये तय हुई है, देश की जनता ने जिन्होंने वोट डाला है, उन्होंने 2 काम पूरे कर दिए हैं। एक, मां बेटे की सरकार गई, अब मां बेटे की सरकार को कोई नहीं बचा सकता। अगर लोगों को
जेलों से बाहर निकाल करके उनके साथ गठबंधन करके राजनीति के दांव खेलेंगे तो भी बचने वाले नहीं हैं। जेल के पंछी भी अब कांग्रेस को बचा नहीं सकते हैं। भाइयों बहनों, मतदाताओं ने दूसरा काम किया है और दूसरा काम ये किया है कि आने वाली नई सरकार के लिए मजबूत नींव का शिलान्यास भी कर दिया है। अब मेरे अमेठी के भाइयों बहनों, मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, अब आपका काम है मजबूत सरकार बनाना। अमेठी से कमल भेजिए, मजबूत सरकार बनाइए। जो घिसी पिटी पुरानी आदतों वाले लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जब स्मृति जी को अमेठी भेजने का पार्टी ने निर्णय किया तो उनके दिमाग में इतना ही आया होगा कि सेलिब्रिटी है, तुलसी मेरे आंगन की है, वो के आंगन में जाएगी तो कुछ होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा राहुल भैया को परेशानी होगी। आज सार्वजनिक रूप से मेरी सोच, मेरी रणनीति इसका खुलासा करना चाहता हूं। आखिरकार हमने स्मृति जी को यहां भेजने का निर्णय क्यों किया? राहुल भैया को परेशान करने के लिए नहीं भेजा, वैसे भी वो पूरी तरह भैया को परेशान करने के लिए नहीं भेजा, वैसे भी वो पूरी तरह परेशान है, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, स्मृति जी को मैंने राहुल जी की मुसीबतें बढ़ाने के लिए भेजा नहीं है, मैंने उनको भेजा है अमेठी की मुसीबतों को कम करने के लिए। भाइयों बहनों, स्मृति जी मेरे साथ काम करती है, मेरे गुजरात से वो राज्यसभा की सदस्य है, और जब वो राज्यसभा में चुन करके आई तो मेरे गुजरात में जो जिले हैं उसमें जो जरा पीछे है, मैंने स्मृति जी को कहा कि आप राज्यसभा में जो डंका बजाना है बजाना, लेकिन ये जिला मैं तुम्हारे हवाले करता हूं, मुझे इस जिले में बदल करके दे दो। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि गुजरात में मैंने जो जिला उनको दिया, एमपी के नाते काम करने के लिए, इतने कम समय में उस जिले को शानदार और जानदार बनाने का काम स्मृति ने करके दिखाया। और तब जाकर के मैंने फैसला किया, अगर उत्तर प्रदेश का सबसे बुरा हाल जिस जिले का होगा, उस जिले में मैं स्मृति जी को भेजूंगा। तब हमारे दिमाग में अमेठी नहीं था, मेरे दिमाग में विकास का एक मॉडल खड़ा करना था, एक ऑल्टरनेट मॉडल मुझे लेकर के देना था। और मैं भाइयों, मैं ये रोज अखबार चलाने वाली दुनिया वाला नेता नहीं हूं, मैं घंटों तक लंबी सोचता हूं, दिन के दिन खपा देता हूं, दिमाग लगाता हूं, और मैंने जांच पड़ताल की और पाया ये उत्तर प्रदेश में
सबसे बुरे हाल वाला कोई जिला है वो मुझे अमेठी मिल गया। और उसी दिन मैंने ठान ली, भाइयों बहनों, मैंने ठान ली है, मैंने तय किया है आने वाले 60 महीने में मैं अमेठी का ऐसा बदल कर दूंगा, ऐसा बदल कर दूंगा जो आने वाले दिनों में दुनिया की यूनिवर्सिटी यहां केस स्टडी करने आएगी। हिंदुस्तान में पिछड़े जिले का विकास करना हो तो रास्ता अमेठी दिखाएगा। ये काम करने के लिए भाइयों बहनों, स्मृति को मैंने चुना है, अब आपको चुन करके मोहर लगानी है, आपको मोहर लगानी है। भाइयों बहनों, मैं यहां बदले की राजनीति करने नहीं आया, न मेरा वो रास्ता है। मैं यहां आया हूं बदलाव की राजनीति के लिए। हम बदलाव नहीं चाहते, हम बदलाव चाहते हैं। और मेरा भरोसा मेरी ये छोटी बहन पर है। भाइयों बहनों, हर एक को अपनी बहन पे भरोसा होगा, मुझे इस मेरी बहन पे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि 1 महीने पहले भेजा मैंने, तब तक उनको अमेठी किस कोने में है मालूम नहीं था। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं दावा करता हूं 40 साल से जो परिवार आपसे नाता जोड़ने की बातें करता है, मैं मीडिया के मित्रों में दम हो तो एक काम करके दिखाएं, एक काम करके दिखाएं। एक तरफ मेरी छोटी बहन को खड़ी कर दें और बगल में राहुल भैया और पूरे परिवार को खड़ा कर दें, पूरे परिवार को। और सिर्फ पूछिए उनको, अमेठी लोकसभा क्षेत्र के गांवों के नाम पूछिए और कुछ नहीं, सिर्फ गांवों के नाम पूछिए। मैं दावे से कहता हूं, अगर स्मृति ईरानी 100 गांवों के नाम बोल पाएगी, ये पूरा परिवार 10 गांव के नाम नहीं बोल पाएगा। भाइयों बहनों, जनता से जुड़ने का मतलब क्या होता है? क्या वोट बटोरना? भाइयों बहनों, अब सरकार तो बीजेपी की बन रही है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मुझे हिंदुस्तान के सामने देश तो बनाना है, लेकिन सबसे पहले मुझे अमेठी बनाना है। मुझे लोगों ने कहा, मोदी जी ये ABCD बंद करो, मैं अमेठी से ये शुरू करना चाहता हूं, अमेठी से ये शुरू करना चाहता हूं और विकास के बीच तक ले जाना चाहता हूं। भाइयों, आप मुझे बताइए, मैं हैरान हूं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा करके गुजरात के मॉडल पे सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। और जो लोग आए दिन मोदी के बाल की खाल उधेड़ने में लगे हैं, क्या उनमें हिम्मत है? कभी पूछा उन्होंने अमेठी का हाल क्या है? भाइयों बहनों, मैं गुजरात में जब मुख्यमंत्री बना तो मेरे यहां कन्या शिक्षा में हम बहुत पीछे थे। भाइयों बहनों, जब मेरे अफसरों ने मुझे, मेरी पहली मीटिंग थी, मुख्यमंत्री बनने के 3रे दिन की बात कर रहा हूं, उन्होंने कन्या शिक्षा की स्थिति का वर्णन किया। मैं रात भर सो नहीं पाया था दोस्तों।
मेरे राज की बेटी स्कूल नहीं जाती थी, मैं बेचैन हो गया था। मैंने बीड़ा उठाया, मैं बच्चियों को स्कूल ले जाऊंगा। जून महीने की 40-45 डिग्री टेम्परेचर में मैं गुजरात के गांवों में जाता हूं, घर घर जाता हूं, बच्चियों को उंगली पकड़ करके स्कूल ले आता। फिर मैंने इंक्वायरी की, बच्चियां पढ़ने क्यों नहीं जाती, तो ध्यान में आया कि तीसरी कक्षा के बाद बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं। और मैं हैरान हो गया, बच्चियां इसलिए स्कूल छोड़ती थी कि स्कूल में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं था। भाइयों बहनों, मैं शर्मिंदगी महसूस करता था। जिस गुजरात के विकास की इतनी बड़ी बातें लोग सुना रहे हैं कि पहले तो गुजरात ऐसा था, स्कूल के अंदर बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं था। भाई, मैंने जी जान से लग गया, टॉयलेट बनाने में लग गया। 76,000 टॉयलेट बनाए बच्चियों की स्कूल में, क्योंकि बच्चियां स्कूल में जाए पढ़े। भाइयों बहनों, अभी मुझे हमारे वाजपेयी जी बता रहे थे, 30-40 साल तक बड़े बड़े दिग्गज प्रधानमंत्रियों को आपने चुना, बड़े बड़े परिवारों को चुना। यहां की स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं है। भाइयों, क्या करना है? आप मुझे बताइए, आप में से कोई मेरे से मर्सिडीज गाड़ी मांग रहा है क्या? आप में से कोई बंगला मांग रहा है क्या? आप में से कोई अमेरिका में भेजने के लिए मांग कर रहा है क्या? आप क्या मांगते हो? पीने का पानी चाहिए। क्या चाहिए भाइयों? पीने का पानी चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, घर में बिजली चाहिए। अरे कम से कम मां बेटे के सम्मान के लिए एक शौचालय हो जाए। इससे तो अधिक कुछ मांगते नहीं हो भाइयों। इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने अमेठी को ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है। और तब जाकर के भाइयों, आज मैं यहां किसी को बुरा भला कहने के नहीं आया। मुझे नहीं कहना है, उनको मुबारक है, डिक्शनरी में जितनी गालियां बोलनी है बोल ले। अभी भी 4 दिन है, मजा ले लीजिए। मोदी को जो सुनाना है सुना दीजिए। कम से कम आपका गुस्सा निकालने के लिए तो मोदी काम आया। आखिर मोदी तो हर एक के काम आएगा। भाइयों बहनों, मैं अमेठी में हिंदुस्तान की जनता को कोई राजनीतिक संदेश देने के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ आपकी पीड़ा को मेरी पीड़ा बनाने आया। मैं यहां सिर्फ आपके दर्द को बांटने के लिए आया हूं। मैं यहां आया हूं, नौजवानों, 40 साल में 3 पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी है। 40 साल में इस परिवार ने 3 पीढ़ियों के सपनों को चूर चूर कर दिया है। मैं नई पीढ़ी की आंखों में सपने संजोने के लिए आया हूं। आपके सपने मेरे सपने बने, इसलिए मैं आया हूं भाई। मैं हैरान हूं भाई, ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार देखिए। उनका एक नेता ये कहने की हिम्मत करे, स्मृति ईरानी है कौन? ये सवाल पूछ रहे हो आप? स्मृति ईरानी है कौन? भाइयों बहनों, लोकतंत्र में
सार्वजनिक जीवन में ऐसे सवाल करने का हक राज परिवारों को नहीं है। छोटे से छोटा गरीब इंसान भी, उसको मुझे ये पूछने का अधिकार नहीं है तुम कौन हो। अरे तुम मेरे भारत माँ के लाल हो, तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो, यही मेरे लिए काफी है, यही मेरे लिए काफी है। लेकिन अहंकार जब सातवें आसमान पर पहुंच जाता है तो भाइयों बहनों सुध बुध खो जाती है, और तब सार्वजनिक जीवन का शिष्टाचार भी लुप्त हो जाता है। और सवाल पूछ देते हैं स्मृति ईरानी है कौन?